क्लासेज के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे मैं रविंद्र दारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की परिचर्चा को लेकर आज हम बात करना चाहेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान की अनुसूचियों से लेकर कई प्रकार के प्रश्न विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। एक सामान्य सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में कितनी है, ठीक है, वर्तमान में कितनी है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो जैसा कि आपको इसका जवाब पता होगा, भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूचियां वर्तमान में हैं। मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में, तो दोस्तों मूल संविधान में 8 अनुसूचियां भारतीय संविधान में शामिल थी। जी हाँ दोस्तों, 1951 में 9वीं अनुसूची, 1985 में 10वीं अनुसूची और 1993 में 11वीं और 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ दी गई। और इस प्रकार भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो गई? 12। मूल संविधान में कितनी थी? 8। ठीक है, तो इसी रूप में हम चर्चा करना चाहेंगे कि ये अनुसूचियां हैं क्या और इन अनुसूचियों में किस बात का उल्लेख किया गया है। बात की जाए अगर अनुसूचियों की, तो पहली अनुसूची में अनुसूची नंबर 1 जो है उसमें हम बात करें तो भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, तो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख पहली अनुसूची में किया गया। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में राज्य कितने हैं, तो दोस्तों वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। जी हाँ दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने के बाद भारत में राज्यों की संख्या रही थी 14। समय समय पे राज्यों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। इसी रूप में हम बात करना चाहें केंद्र शासित प्रदेशों की, तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वर्तमान में? तो दोस्तों वर्तमान में 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर को जब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया, लद्दाख को जब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया, तो भारतीय जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी संख्या हो गई थी 9। कितने हो गए थे? 9। लेकिन 26 जनवरी 2020 को, ठीक है, दमन एवं दीव तथा दादर एवं नागर हवेली, इन दोनों को एक केंद्र शासित प्रदेश का रूप दिया गया। जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली, जो कि पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, वर्तमान में इन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश का रूप दे दिया गया है। और इसकी अगर राजधानी की बात की जाए कि इसकी राजधानी कौन सी होगी, तो दमन इसकी राजधानी होगी। जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी 2020 को दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया, जिसकी राजधानी क्या होगी? दमन होगी। तो इस प्रकार वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। राज्य कितने हैं? 28 है। ओके, इसके बाद हम बात करना चाहेंगे दूसरी अनुसूची की। तो दूसरी अनुसूची की जब हम बात करते हैं तो नंबर देखो, नंबर क्या है? 2। ठीक है, नंबर क्या है? 2। ठीक है, और 2 में क्या है? वेतन। ठीक है, 2 में क्या है? वेतन 2। मतलब क्या है? वेतन 2। ठीक है, वेतन कौन सी अनुसूची में है? दूसरी में। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन, मतलब वेतन 2। इससे ही आपको आसानी से याद हो सकती है। तो इसमें क्या है? भारतीय जो व्यवस्था है इसमें उच्च पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए विभिन्न उच्च पदाधिकारी, तो हम बात करते हैं जैसे राष्ट्रपति। कितना वेतन मिलता है राष्ट्रपति को? 5 लाख रुपए। कितना वेतन मिलता है राष्ट्रपति को? 5 लाख रुपए। इसके बाद हम बात करें उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है? 4 लाख। कितना वेतन मिलता है? 4 लाख। इसके बाद हम बात करें राज्यपाल, और राज्यपाल को अगर वेतन की बात करें तो 3.50 लाख या फिर कहें 3,50,000 रुपए। इसके बाद हम बात करें कि हमारे सर्वोच्च
न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन कितना मिलता है? 2.80 लाख। अगर बात की जाए तो 2.80 मतलब 2,80,000 रुपए किसे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। किसका है? देखो, मुख्य न्यायाधीश का वेतन है। तो बात करेंगे फिर सर्वोच्च न्यायालय के सामान्य न्यायाधीश। तो सामान्य न्यायाधीशों को कितना वेतन मिलता है? 2,50,000 रुपए, या फिर कहें तो 2.50 लाख रुपए। इसके बाद हम बात करें राज्य उच्च न्यायालय। राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है जी हाँ दोस्तों। तो अगर हम बात करें कि राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है, तो राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो वेतन मिलता है वो है 2,50,000 रुपए या 2.50 लाख रुपए। इसके बाद हम बात करें राज्य उच्च न्यायालय के सामान्य न्यायाधीश। राज्य उच्च न्यायालय के सामान्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है? तो इसे वेतन मिलता है 2.25 मतलब 2,25,000 रुपए या 2.25 लाख रुपए। अगर इसी कड़ी में हम बात करें पीएम या फिर हम बात करें प्रधानमंत्री, तो हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे पीएम को कितना वेतन मिलता है? 1.60 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों। तो दूसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है किसका? उन सभी वेतन और भत्तों का जो हमारे उच्च पदाधिकारियों को देय होते हैं। राष्ट्रपति को कितना वेतन? 5 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाता है? 4 लाख रुपए। राज्यपाल को कितना वेतन देते हैं? 3,50,000 रुपए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,80,000 रुपए। और इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के सामान्य न्यायाधीश कौन से हैं? सामान्य न्यायाधीश, देखो ये मुख्य हैं और ये कौन है? सामान्य न्यायाधीश। सामान्य न्यायाधीश को कितने मिल रहे हैं? 2,50,000 रुपए। फिर आ रहे हैं हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट या राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनको वेतन कितना मिल रहा है? 2,50,000 रुपए। इसके बाद हाई कोर्ट के सामान्य न्यायाधीश, इसको वेतन कितना मिल रहा है? 2,25,000 रुपए। और इसके बाद बात की जाए प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री को वेतन कितना मिल रहा है? 1.60 लाख या 1,60,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों। तो दूसरी अनुसूची में हमारे उच्च पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख किया गया है। इसके बाद हम बात करें तो तीसरी अनुसूची में क्या है? अब तीसरी अनुसूची की बात जब हम करते हैं तो देखो नंबर क्या है? 3। नंबर क्या है? 3। ठीक है। और तीसरी अनुसूची में जो है वो है शपथ। मतलब क्या है? उच्च पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख। अब उच्च पदाधिकारी कौन है जिनकी शपथ का उल्लेख किया गया है? तो इसमें देखो, इसमें एक तो आ जाते हैं हमारे सांसद, मतलब संसद के दोनों सदनों के सदस्य, तो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। इसमें आ जाते हैं हमारे मंत्री, कौन से? केंद्रीय, मतलब केंद्र सरकार में हमारे जो मंत्री हैं उन सभी को दिलाई जाने वाली शपथ का उल्लेख इसमें किया गया है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे विधायक। ठीक है, राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं इनको जो शपथ दिलाई जाती है इसका उल्लेख भी कौन सी अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में है। इसके बाद आ जाता है मंत्री। ठीक है, राज्य सरकार। तो हमारी राज्य सरकार के जो मंत्री हैं इनको दिलाई जाने वाली शपथ का उल्लेख भी किसमें किया गया है? तीसरी अनुसूची में किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य, ठीक है, और अन्य न्यायाधीश। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीश। ठीक है। इसके बाद की बात की जाए तो राज्य उच्च
न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, ध्यान दोस्तों, इन सभी पदों की जो शपथ है उसका उल्लेख किया गया है कौन सी अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में। देखो तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ, मतलब क्या है? तेरी शपथ। देखिए दोस्तों, एक सामान्य सी बात होती है, हम कई बार हमें जब लगता है कि कोई हमारी बात का विश्वास नहीं कर रहा है तो हम तुरंत बोल देते हैं अरे भाई तेरी शपथ। ठीक है, तो तेरी शपथ मतलब क्या है? मतलब तीसरी में क्या है? तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ का उल्लेख है। किसकी शपथ का उल्लेख है? सांसदों की, विधायकों की, केंद्रीय मंत्रियों की, राज्य मंत्रियों की तथा न्यायाधीशों की। न्यायाधीश कौन से? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इन सभी की शपथ का उल्लेख किया गया है कौन सी अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में। इसके बाद अगर बात की जाए चौथी अनुसूची की, कि चौथी अनुसूची में क्या है, तो दोस्तों चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। राज्यसभा की सीटों का आवंटन। ठीक है, तो दोस्तों राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है चौथी अनुसूची में। भारतीय संघात्मक व्यवस्था से जुड़ी हुई है ये, और सभी राज्यों के लिए जो राज्यसभा सीटें निर्धारित की गई है उन सभी का उल्लेख किया गया है कौन सी अनुसूची में? चौथी अनुसूची में। जी हाँ दोस्तों, तो अगर बात की जाए पहली अनुसूची में क्या है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया है। राज्य कितने हैं? 28 है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8 हैं वर्तमान में। कितने हैं? 8। राज्य कितने हैं? 28। इसके बाद वेतन, वेतन 2, मतलब दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन है। और वेतन किस किस का वेतन है? राष्ट्रपति का है, उपराष्ट्रपति का है, राज्यपाल का है। ठीक है, तथा अन्य पदाधिकारी हमारे जो हैं उन सबका वेतन यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। इसके बाद बात करें शपथ, तो किसकी शपथ है? उच्च पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। कौन से पदाधिकारी हैं जिनकी शपथ का उल्लेख है? तो अभी मैंने आपको बताया सांसद है इसमें, विधायक है इसमें, केंद्रीय मंत्री है, राज्य मंत्री है, और न्यायपालिका के जो हमारे न्यायाधीश हैं वो सभी की शपथ का उल्लेख इसमें किया गया है। इसके बाद बात करें राज्यसभा की सीटों का आवंटन, तो किस राज्य के लिए राज्यसभा की सीटें कितनी होगी, इसका आवंटन कौन सी अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें पांचवी अनुसूची, कौन सी अनुसूची की? पांचवी अनुसूची की। तो देखो पांचवी अनुसूची जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। 5 दिखने में एस जैसी आकृति लगती है। कैसी आकृति लगती है? अंग्रेजी का एस। जो शेड्यूल्स, शेड्यूल्स मतलब अनुसूचित, अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय प्रशासन से संबंधित। ठीक है, तो दोस्तों पांचवी अनुसूची जो है इसका उल्लेख, इसमें उल्लेख किया गया है अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित उपबंध। इसके बाद छठी अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसमें अनुसूचित क्षेत्रों का ही उल्लेख किया गया है, लेकिन कौन कौन से अनुसूचित क्षेत्र हैं इसमें खासकर बात की गई है? असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित उपबंध। तो छठी अनुसूची में असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ठीक है, इन क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था से बात की गई है। देखो दोस्तों, मिजोरम है, असम, में और त्रि, मतलब किसकी? मियां में त्रि। ठीक है, क्या है छठी अनुसूची में? क्या है? मियां में त्रि। तो मियां में त्रि मतलब मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित उपबंध किए गए हैं। इसके बाद हम बात करें सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची की अगर बात करें तो यह भारतीय संघात्मक व्यवस्था को एक मजबूत आधार प्रदान करती है। यह वह अनुसूची है जिसमें केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख किया गया है। इसमें क्या किया गया है? केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची
ठीक है, किसका उल्लेख किया गया? केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख किया गया है। देखिए, केंद्र सूची वह या ऐसे विषय जिन पे कानून बनाने का अधिकार तथा उनको लागू करने का अधिकार किसके हाथ में होता है? केंद्र सरकार के हाथ में होता है। ये होती है केंद्र सूची। कितने विषय हैं? पहले 97 थे, वर्तमान में कितने हैं? 100। इसके बाद राज्य सूची, मतलब ऐसे विषय जिन पे कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? राज्य सरकार को होता है। तो ये पहले कितने थे? 66, वर्तमान में कितने हैं? 61। इसके बाद बात की जाए समवर्ती सूची, मतलब ऐसे विषय जिन पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है तथा राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। हाँ, एक बात और है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों उस पे कोई कानून बनाती है तो वहां पे प्रभावी कानून किसका माना जाएगा? केंद्र सरकार के कानून को प्रभावी माना जाएगा। तो समवर्ती सूची के विषयों की अगर बात की जाए तो पहले कितने थे? 47 और वर्तमान में कितने हैं? 52। तो दोस्तों, इस प्रकार केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। इसके अलावा अनुसूचियों में एक और पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं अवशिष्ट विषय। ठीक है, और ये अवशिष्ट विषय किसके हाथ में होते हैं? केंद्र सरकार। मतलब इन पे कानून बनाने का कार्य करती है कौन? हमारी केंद्रीय संसद। ठीक है, तो केंद्र सूची के विषयों पे तथा अवशिष्ट सूची के विषयों पे कानून निर्माण का अधिकार होता है हमारी केंद्रीय संसद को। राज्य सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल कानून बनाता है तथा समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मतलब केंद्रीय संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। इसके बाद अगर हम बात करें 8वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची को लेकर? 8वीं अनुसूची को लेकर। तो दोस्तों, 8वीं अनुसूची जो है यह है भाषा से संबंधित। किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित 8वीं अनुसूची। इसमें है भाषा। ठीक है, मतलब ये उन भाषाओं का उल्लेख करती है जिन्हें अनुसूचित किया गया है। और अगर बात की जाए किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। मूल संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित किया गया था? 14 भाषाओं। कितनी भाषाओं को अनुसूचित किया गया था? 14 भाषाओं को। लेकिन वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22। जी हाँ दोस्तों, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी जिन्हें अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया था। और इन भाषाओं के बाद 15वें नंबर पे, ठीक है, 21वें कौन सा है? 21वें संविधान संशोधन। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, ठीक है, कौन सी भाषा को शामिल किया गया? सिंधी को। कौन सी भाषा को शामिल किया गया? सिंधी। तो 15वें नंबर पे कौन सी भाषा गई? सिंधी। इसके बाद 16, 17 और 18 ये क्रमशः है। और ये संशोधन था 71वां संविधान संशोधन। ठीक है, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, कौन से संशोधन के द्वारा? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में नेपाली, मणिपुरी एवं कोंकणी, कौन सी भाषा है? कोंकणी। कहां पे बोली जाती है? गोवा में। तो इस प्रकार नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इन 3 भाषाओं को भी अनुसूचित भाषाओं में शामिल कर लिया गया। अब इसके बाद बात करें 19, 20, 21 और 22। ठीक है, इनको कब शामिल किया गया? तो 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन है कब हुआ? 2004। ठीक है, 2004 में 92वां संविधान संशोधन हुआ। और इस संशोधन के द्वारा कौन सी भाषाएं शामिल की गई? तो इस संशोधन के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो एवं संथाली। ठीक है, इन 4 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में शामिल किया गया। मतलब पहले मूल संविधान में कितनी थी? 14 थी। 15वीं भाषा के रूप में किसे शामिल
शामिल किया गया? सिंधी को। इसके बाद 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को शामिल किया गया। इसके बाद 92वें संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली इन भाषाओं को भारतीय संविधान में की अनुसूचित भाषाओं के रूप में दर्जा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, इसी को लेकर एक प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या अंग्रेजी को अनुसूचित भाषाओं में स्थान प्राप्त है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या अंग्रेजी को भारतीय संविधान की अनुसूचित भाषाओं में दर्जा प्राप्त है? ठीक है, इसका जवाब आपको मुझे देना होगा। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गई हमारी 8वीं अनुसूची। इसके बाद अगर बात करें तो ये तो थी हमारी मूल संविधान की अनुसूचियां। अब 8 के बाद 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। आपको पता है क्रमशः से हुए विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा इन सभी अनुसूचियों को समय समय पे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इसी में हम देखते हैं सबसे पहले कौन सी अनुसूची जुड़ी। तो 8 के बाद आता है 9 और 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, तो दोस्तों 9वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया 1951। यह है प्रथम संविधान संशोधन। ठीक है, तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भू सुधार अधिनियम। ये किससे जुड़ी हुई है? भू सुधार अधिनियमों से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद हमने एक गणतंत्र को अपनाया, लेकिन इस समय की भू व्यवस्था को लेकर कुछ कुरीतियां थी जिन्हें दूर करना अत्यंत आवश्यक था। और इसी क्रम में हमने हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने या हमारे प्रारंभिक नेताओं के द्वारा, हमारी संसद के द्वारा जो एक संशोधन किया गया, जो अपने आप में पहला संशोधन है, वह है भू सुधार से संबंधित। तो भू सुधार को ध्यान में रखते हुए इसे 9वीं अनुसूची में दर्जा दिया गया। साथ ही व्यवस्था की गई कि ये अधिनियम, जो अधिनियम 9वीं अनुसूची में होंगे, इनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा या इनकी न्यायिक पुनर्वीक्षा नहीं होगी। ओके दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। कौन सी अनुसूची की? 10वीं अनुसूची की। और 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन। 52वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में एक अनुसूची और जोड़ दी गई और ये अनुसूची है दल बदल से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, राजनीतिक स्वार्थों की वजह से, व्यक्तिगत स्वार्थों की वजह से विभिन्न नेताओं के द्वारा, ठीक है, अपनी जो दलीय स्थिति है उसे बार बार परिवर्तित कर लिया जाता था। इसी को दूर करने के लिए एक अनुसूची के रूप में दल बदल विरोधी कानून लाए गए। क्या लाए गए? दल बदल विरोधी कानून। और इन दल बदल विरोधी कानूनों को 10वीं अनुसूची के रूप में स्थान दिया गया। व्यवस्था की गई कि विभिन्न राजनीतिक दलों के जो नेता है उनके द्वारा किए जाने वाले दल बदल को कम किया जा सके। राजनीतिक क्षेत्र में अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की वजह से जो बार बार वो दल बदल करते हैं, ठीक है, इसे रोकने के लिए, इस पर कुछ हद तक लगाम लगाने के लिए दल बदल विरोधी कानून लाए गए। कौन सी अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। इसके बाद हम बात करें 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसमें उल्लेख किया गया है किसका? पंचायती राज का। तो 73वें संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 अप्रैल 1993 में यह प्रभावी हो गया था। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया। इसका विषय है पंचायती राज व्यवस्था। क्या है इसका विषय? पंचायती राज व्यवस्था। और कितने विषय सौंपे गए? 29 विषय। पंचायती राज संस्थाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए, भारत के स्थानीय स्वशासन को मजबूती प्रदान करने के लिए 29 विषय सौंपते हुए पंचायती राज व्यवस्थाओं को काफी सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। इसके बाद आती है 12वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची आती है? 12वीं अनुसूची। तो यह भी 74वें
संविधान संशोधन 1993 अप्रैल 1993 के द्वारा इसे भी भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। इसका विषय है नगरीय स्थानीय स्वय शासन। नगरीय स्थानीय स्वय शासन, ठीक है। इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय। जी हाँ दोस्तों, तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को मजबूत करने के लिए, स्थानीय स्वशासन जो शहरी स्थानीय स्वशासन है उसे मजबूत करने के लिए नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम जैसी संस्थाओं की स्थापना और उन्हें मजबूत करने के लिए 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची शामिल की गई और इन संस्थाओं को 18 विषय प्रदान किए गए जो स्थानीय नगरीय स्वशासन को काफी मजबूती प्रदान करते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से हम इसे रिवाइज करना चाहेंगे। हमने देखा पहली अनुसूची भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, हमने देखा दूसरी अनुसूची दो वेतन दो, दूसरी में क्या था? वेतन दो। तीसरी में क्या था? तेरी शपथ। तीसरी में क्या था? तेरी शपथ। मतलब तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? शपथ का उल्लेख किया है। चौथी में क्या है? राज्यसभा के जो सीटें हैं उनका आवंटन किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था है। छठी अनुसूची में हमने बात की तो मेय मैत्री, ठीक है, मतलब मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। सातवीं अनुसूची की अगर हमने बात की तो उसमें हमने देखा कि इसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और संबंधित सूची के विषयों का विभाजन किया गया है। आठवीं अनुसूची राजभाषा से हमारी अनुसूचित भाषाओं से जुड़ी हुई है। नवीं अनुसूची जो है वो भू सुधार अधिनियमों से जुड़ी हुई है। इससे जुड़ी हुई है भू सुधार अधिनियम से। इसके बाद 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल विरोधी कानून से जुड़ी हुई है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई है तथा 12वीं अनुसूची किससे जुड़ी हुई है? नगरीय स्थानीय स्वशासन से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार भारतीय संविधान की अनुसूचियां जो है यह कंप्लीट होती है। आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।